पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हो गया है। यह खबर इस वक्त मुझे मिल रही है, बड़ा बम से हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना पर बड़े बम से बड़ा हमला हुआ है। यह आईडी ब्लास्ट की खबर इस वक्त मिल रही है और हमला किया है बलूच लिबरेशन आर्मी ने। बलूचिस्तान ये मस्के के कांदरी इलाके में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आईईडी से इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है जिसमें पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बम से अटैक किया गया है। और डिटेल्स जो है अभी मंगवाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, ये खबर मिल रही है। आईईडी, तीन बड़ी बातें हैं। आईईडी इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से हमला हुआ है, पाकिस्तानी सेना पर बम से हमला हुआ है, यह मस्के इलाके में हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक कर दिया है। अभी पाकिस्तानी सेना के 40 से 50 तो हम लोगों ने मारे हैं, भारतीय सेना ने मारी ना, 50 के करीब पाकिस्तानी सेना के वहां के सैनिकों को मारा है हम लोगों ने। 150-200 आतंकवादी मार दिए। अभी वहां वैसे ही ताबूत कम पड़ रहे हैं, वहां वैसे ही बुरा हाल है, भूचाल है, तहलका आया हुआ है, भूकंप वगैरह पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब पाकिस्तानी सेना पर एक और हमला हो गया है और यह वाला हमला बम से हुआ है। आईईडी ब्लास्ट किया गया है। यह बताया जा रहा है कि कोई काफिला जा रहा था पाकिस्तानी सेना का, उस पर यह बम से हमला आईईडी ब्लास्ट किया गया है। हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोगों के लिए, सिर्फ रिछड़ावासी के लिए नहीं, पूरे देशवासी के लिए जो है खुशी की खबर आई। धन्यवाद बोलेगा, अच्छा किया हमारा लिए। भारत का जो मैसेज है वो पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली चला गया है कि आप ही ऐसी चीजें बंद कर दें, नहीं तो उसका नुकसान आप ही को होगा। तो इसीलिए उन्होंने अभी सोचा कि हाँ भाई हम छोड़ देते हैं इसको, कोई फायदा नहीं है इसको रखने का। अच्छी बात है, अगर उनके कुछ पकड़े गए होंगे तो उनको भी छोड़ना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन बात है, ये इंसानियत की बात है, उन्होंने किया वो अच्छी बात है। 22 दिन बाद आज जवान, हमारा जवान बीएसएफ के जवान पूनम कुमार साव वो अटारी बॉर्डर से भारत वापस आया है। ये बहुत खुशी का खबर है। 15 मई तक जब उसको रखा गया है, इसका मतलब ही है कि उससे पूछताछ की गई। साहब, एक कहावत होती है ना, वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो हो रहा है पाकिस्तान के साथ। मतलब ऐसी पिटाई हुई है, पाकिस्तान भारत से कोई और पंगा लेने के मूड में नहीं है। अब वो मोदी का मूड जान चुका है। वो हमने देख लिया आदमपुर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, मैसेज पहुंच गया सीमा पर, रिहाई हो गई। मतलब मोदी साहब देश नहीं झुकने देंगे। अगर आज इस बात की विश्वसनीयता किसी से पूछनी हो तो बीएसएफ के उस जवान और उसके परिवार से पूछ लीजिएगा एक बार, जो 504 घंटे यानी कि 20 दिन तक पाकिस्तान के कैद में रहने के बाद, मतलब मैं तो कहूंगा मौत के मुंह से निकाल रहा है मोदी। 504 घंटे 20 दिन तक पाकिस्तान की कैद में रहने के बाद आज सकुशल भारत वतन वापसी हो गई है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पाकिस्तान अब भारत से पंगा लेने के मूड में नहीं है। वो जानता है ऐसी पिटाई इतना मारता है भारत, इतना मारता है। 12 एयरबेस उड़ा दिए साहब। मोदी वहां के प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड करते हैं, तो मोदी से पंगा अब नहीं लेगा पाकिस्तान, छोड़ दिया। ये देखिए आप, सीना तान के भारतीय जवान की वापसी ऐसे नहीं हुई है। सीना तान के तस्वीर देखिए आप। बीएसएफ जवान का नाम है पूनम कुमार। हमने दिया पूनम का अभिनंदन, अभिनंदन भी याद करिए। ये मोदी का दौर है साहब। पूनम कुमार बीएसएफ के जवान, हमारे जवान जो पहलगाम नरसंहार के एक दिन बाद, क्या हुआ था, 23 अप्रैल को गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले गए थे। मतलब मैं तो कहूंगा मौत के मुंह से निकाल रहा है मोदी। पाकिस्तान पहुंच गए और टेंस सिचुएशन, सोचिए क्या हाल, युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद वतन वापसी। आप समझ रहे, नए भारत के शौर्य का प्रमाण। अभिनंदन के टाइम भी हमने देखा था वो तस्वीर जारी, ये वो
ये वो तस्वीर जो है जब पाकिस्तान ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, तब कोई सोच भी नहीं सकता था। ये 23 अप्रैल की तस्वीर है। 22 तारीख को क्या हुआ था? पहलगाम। 23 अप्रैल की तस्वीर। लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी हाथ लगा पाए। 504 घंटे 20 दिन बाद वतन वापसी, सीना चौड़ा करके। ये देखिए आप, सीना चौड़ा करके भारतवासी साहब, मतलब भारत का दुश्मन किसी भी कोने में है, वो सेफ नहीं है, लेकिन भारत का रक्षक, भारत का जवान किसी भी कोने में है, वो जानता है मोदी बैठे हैं साहब। उनकी सुरक्षित वतन वापसी इसलिए मुश्किल दिख रही थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों, पाकिस्तानी सेना के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। इसमें देश में कई लोगों के साथ पूर्णम के परिवार को भी डर था, मतलब नामुमकिन सा लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से चिढ़ी पाकिस्तानी सेना कहीं बदला जो है इन पूर्णम से ना ले ले, हमारे जवान से ना ले ले। लेकिन अभिनंदन का एक्सपीरियंस है, अभिनंदन के समय क्या हुआ था सब याद है आपको। बीएसएफ कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ, पीके शॉ, पूरी धमक के साथ, वो तस्वीर रखिए साहब, वो दोबारा से अटारी वाघा बॉर्डर से सुरक्षित वापस भारत लौट आए हैं, सीना चौड़ा करके। ये नए भारत की तस्वीर है, नए भारत की तस्वीर। पाकिस्तान में गलती से घुसे साहब, लौटाना पड़ा। वाघा अटारी बॉर्डर से सुरक्षित वतन वापसी हो गई। अब देखिए, मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, ठीक उसी तरह जैसे 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से सुरक्षित वापस लौटे थे। 2 तस्वीरें साहब, 1 मार्च 2019, 14 मई 2025। साल बदला है, तारीख बदली है, लेकिन नए भारत के शौर्य की ये 2 तस्वीरें। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के दौरान उनका विमान मेग 21 पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में गिर गया था F-16 को उड़ाते हुए। लेकिन जिस तरह 56 घंटे बाद 1 मार्च 2019, तारीख नोट करिए, सामने आपके 2 बड़ी तस्वीर। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने अभिनंदन को सुरक्षित लौटाया। आज उसी तरह वो तस्वीर देखिए साहब, पूरी आन बान शान से सीना चौड़ा करके पूर्णम कुमार भी पाकिस्तान से भारत वतन वापस लौट आए हैं। देखिए, अभिनंदन की वापसी को लेकर पाकिस्तान के सांसद अयान सादिक ने क्या कहा था, याद है? कि अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद भारत की कार्रवाई के डर से तत्कालीन सेना प्रमुख बाजवा के पैर कांप रहे थे। यह कोई हमने नहीं कहा था, दोबारा से सुनेंगे किसने कहा था। यह पाकिस्तान के सांसद अयान सादिक ने कहा था कि अब ये वो बयान भी है कि अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद भारत की कार्रवाई के डर से बाजवा के पैर कांप रहे थे। अब तो सोचिए, अच्छा एक बार सुना सकते हैं क्या हम? सुनाइए एक बार। आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्या कांप रहा होगा कि अब अगर नहीं छोड़ते तो। सुनाइए क्या कहा था उस वक्त। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। देखिए, पैर कांप रहे थे, बाजवा के पसीने आ रहे थे, मोदी का डर था, हमले का डर था, स्ट्राइक था। अब तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी अभी ताजा ताजा लौटा दिया साहब। पाकिस्तान पंगा लेने के मूड में अब नहीं है। जो पिटाई हम लोगों ने की है ना, 12 एयरबेस उड़ा दिए। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया ने अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट में लिखा है साहब कि ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं कि जो वतन वापसी संभव हो पाई है ना पूनम की, इसके पीछे की कहानी है। उन्होंने लिखा कि अभिनंदन को बचाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें तान दी थी। 9 मिसाइलें तान दी थी। इससे घबराए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को फोन किया और कहा कि पाकिस्तान अभिनंदन को सुरक्षित लौटाने जा रहा है। आधी रात को फोन किया इमरान खान ने मोदी को, साहब वापस दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं। 9 मिसाइलें तान दी थी हम लोगों ने, 9। ये तो वहीं के नेता मंत्री बता रहे हैं। इसी के बाद अभिनंदन की 2019 में सुरक्षित वापसी हुई और अब 2025 में पूर्णम कुमार की। इन दोनों वीर सपूतों, भारत मां के बेटों, सैनिकों के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया साहब कि सुहाग उजाड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं और सुहाग को सकुशल वापस भी लेकर आएंगे। ये तो इनके परिवार में से किसी एक ने कहा है, वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मैसेज ये कि सैनिकों का सम्मान और सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी है भारत में। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को कूटने की नीति थी, कूटने की, जो सफल हुई
और पूनम की सुरक्षित वापसी भारत की सफल कूटनीति। ये कूटने की नीति तो ऑपरेशन सिंदूर था, ये कूटनीति, डिप्लोमेसी। दो बड़े संदेश, भारत पर हमला करने वाले कहीं भी सुरक्षित नहीं, नंबर एक। नंबर दो, भारत की रक्षा करने वालों को भारत किसी भी कीमत पर बचाएगा। देखिए, पूनम की सुरक्षित घर वापसी, इस बात का भी मैसेज है साहब कि भारत पर हमला करने वाले आतंकी दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हो, वो सुरक्षित नहीं है। और भारत की रक्षा करने वाले सैनिक हो या आम नागरिक, उनकी सुरक्षा की गारंटी मोदी लेता है, गारंटी मोदी लेता है। सुरक्षित वापसी भारत सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। ये तस्वीर है साहब आज की, शानदार तस्वीर है। ये सीना जिस तरह से चौड़ा है हमारे जवान का, तस्वीरें देखकर नए भारत के हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो रहा है। आज पूनम की सुरक्षित घर वापसी तो हो गई, लेकिन मैं कुछ बात आपसे संवाद करूंगा। कुछ दिन पहले पूनम की सुरक्षित वापसी को लेकर सरकार से जवाब मांगे जा रहे थे। कांग्रेस के कई नेता सवाल पूछ रहे थे, याद है कि मोदी सरकार पूनम की सुरक्षित रिहाई के लिए क्या कर रही है, कहां है मोदी, क्या किया, सवाल पूछे जाने चाहिए। देखिए, हम कह रहे हैं पूछे जाने चाहिए साहब, विपक्ष का हक है, बिल्कुल पूछिए आप, ये होना भी चाहिए, आप पूछिए ना साहब। लेकिन दिक्कत पूनम की रिहाई की मांग में राजनीति की मिलावट को लेकर है। ये उस वक्त के पोस्ट है जब पूछे जा रहे थे, तब ना ट्रंप को टैग कर रहे थे। तो ये राजनीति की मिला, अपने प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखा रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान के कब्जे से हमारा बीएसएफ जवान पूनम कब रिहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप। ये क्या, ये पोस्ट ये ट्रंप बताएंगे? आप अपने प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखा रहे हैं। कौन लेकर आया आज, कौन लेकर आया? आप रक्षा मंत्री से पूछते, राजनाथ सिंह से पूछते, सेना से पूछते, प्राइम मिनिस्टर से पूछते, पूछिए ना, पूछिए, हम भी पूछ रहे थे कब वतन वापसी होगी। आप डोनाल्ड, मतलब कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के इस ट्वीट को आप पढ़िए। पूनम की रिहाई को लेकर सवाल जवाब मोदी सरकार से होने चाहिए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल, हमने भी किया है, कब होगी वतन वापसी, लेकिन वो सवाल राष्ट्रपति ट्रंप से पूछ रहे थे। मतलब ये मौका भी मोदी को नीचा दिखाने का था। कौन लेकर आया? ट्रंप लेकर आए। विपक्ष को कूटनीति और कूटने की नीति में फर्क समझना चाहिए साहब। देखिए, भारत ने कूटने की नीति के तहत पाकिस्तान को दुनिया के सामने पीटा, थप्पड़ मारे। कूटनीति कहता है दुनिया के सामने अपने सैनिक की सुरक्षित वापसी कराइए। देखिए तस्वीर, लेकिन इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा साहब कि भारत ने इसके लिए क्या प्रयास किए। अच्छा, ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं साहब कि कल जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि सरकार पूनम की सुरक्षित वापसी के लिए क्या कर रही है, तब विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उनकी वापसी हो गई। मोदी भी भारत की कूटनीति को एक दूसरे लेवल पर ले गए हैं साहब। वो जानते हैं कब, कहां, कितना और क्या बोलना है। सोचिए ना, जब मोदी देश को संबोधित कर रहे थे रात 8 बजे, अगले दिन भी आदमपुर में भी, तब क्या उनके दिमाग में अपने जवान की फिक्र नहीं थी क्या? बिल्कुल थी, क्यों नहीं होगी साहब। विपक्ष मोदी पर अटैक कर रहा है, ताने कस रहा है, ट्रंप को अटैक किया जा रहा है, फप्तियां कसी जा रही हैं, मोदी को नीचा दिखाया जा रहा है। मोदी फिर भी कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर वो जो हुआ, उसने सारे आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। मोदी की कूटनीति के लोहे को पूरी दुनिया में मनवा दिया। उसने बता दिया साहब कि मोदी बोलने में कम, काम ज्यादा करने में यकीन रखते हैं। वापसी, वो चुपचाप उस काम में लगे हुए थे। आज वतन वापसी करने वाले पूनम कुमार की पत्नी ने जो पीएम मोदी के लिए कहा है ना, वो पूरे देश और खासकर विपक्ष को जरूर सुनना चाहिए। उसके बाद शायद विपक्ष को भी इस बात का एहसास हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कम से कम पॉलिटिक्स जो है इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। मोदी को नीचा दिखाने के और भी मौके मिलेंगे। ट्रंप को टैग कर रहे हैं आप लोग। पूनम कुमार की पत्नी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। ये पूनम की पत्नी ने कहा है जवान की कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने सुहाग उजाड़ने वालों को भी उजाड़ा और उनके सुहाग को भी सुरक्षित लौटा दिया। सुनिए। Request you to look at that. On the matter of PK Sahu, I don't have an update, so possibly we'll get you an update. But these are matters which pertain to the Ministry of Defence, and they are looking into it. देखिए, हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप शब्दों को समझिए। सुहाग उजाड़ने वालों को उजाड़ा, वो बदला लिया, और मेरे सुहाग को वापस लेकर आए मोदी जी। मोदी हैं तो सब मुमकिन है साहब। अब इनको भी कुछ लोग गोदी बता देंगे वैसे।
इनको भी कुछ लोग गोदी बता देंगे। मोदी से नफरत इतनी ज्यादा ये लोग करते हैं कि वो नफरत की पट्टी में देश दिखना बंद हो जाता है। लेकिन पूनम की घर वापसी इसलिए भी भारत की बड़ी जीत है क्योंकि एक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और भारत के जवानों से बुरी तरह चिड़ी हुई। दूसरी ओर पाकिस्तान में पूनम के बदले आतंकवादियों की रिहाई की कोशिशें भी हो गई थी। अब मैं बताऊं, नया भारत ब्लैकमेलिंग की किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने का ठान चुका था। ऐलान खुद कल ही किया ना मोदी ने, आदमपुर से किया, हवाई बेस से, जिसके बाद आज भारतीय जवान की रिहाई की खबर आई। लेकिन भारतीय जवान की रिहाई के बदले यासीन मलिक की रिहाई की मांग की जाने लगी थी। इसके लिए शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि इसको छोड़ना नहीं। कश्मीरी पंडितों के हत्यारे, आतंकी फंडिंग में 2017 से जेल में बंद यासीन मलिक की पाकिस्तानी पत्नी मुशाल मलिक की एक मांग के जरिए जो है की जा रही थी, इसको तब छोड़ो बीएसएफ के जवान को, पूनम को, पहले यासीन की रिहाई करवाओ। अब नया भारत ब्लैकमेलिंग सहता नहीं है साहब। मुशाल मलिक के एक टीवी इंटरव्यू से पता चला कि पूनम के बदले यासीन मलिक की रिहाई की सौदेबाजी की भी कोशिश हो रही थी। पाकिस्तान में टीवी चैनल पर इंटरव्यू में मुशाल मलिक ने माना कि वो चाहती थी कि बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ के बदले यासीन मलिक की रिहाई का सौदा किया जाए। लेकिन शायद शहबाज सरकार को अंदाजा था मोदी से पंगा क्या लूं साहब, बड़ी पिटाई करता है मोदी, हिम्मत नहीं हुई, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये वही यासीन मलिक है जो मनमोहन सरकार में वीवीआईपी गेस्ट बनकर दिल्ली आता था, ये वो तस्वीर याद है, और मनमोहन सिंह जी से हाथ मिलाता था। लेकिन मोदी सरकार में बेचारा 9 साल से जेल में सड़ रहा है ना। इसे दिल्ली में वीवीआईपी ट्रीटमेंट के बजाय तिहाड़ ट्रीटमेंट जो है वो मिल रहा है। लेकिन वो बयान सुनाइए आप। तो मैं अपील करूंगी पाकिस्तान की स्टेट को कि जो एक सोशल मीडिया पे हर जगह आ रहा है कि एक फीमेल पायलट जो है यहाँ पे उनको पकड़ा हुआ है, फिर मैंने जब पता किया है ऑफिशियली तो आया है कि उनको नहीं है, बीएसएफ के सोल्जर के बारे में आ रही है रिपोर्ट्स कि कोई पकड़ा है पाकिस्तान में। अच्छा। तो वो इंडियन अखबारों में भी आई है वो बात। देखिए, हालांकि ये पहली बार तो है नहीं साहब जब भारत अपने सैनिक या अपने नागरिक को खतरे वाली जगह या दुश्मन देशों में मौत के मुंह से सुरक्षित निकाल कर लाया हो। कांस्टेबल पूनम कुमार, विंग कमांडर अभिनंदन के अलावा एक वो भी तो याद करिए, भारत ने यूक्रेन, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया जैसे संकटग्रस्त देशों से नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराई है। यही नए भारत की ताकत है साहब। याद कीजिए वो 2024 फरवरी, अभी पिछले साल, कतर की एक अदालत ने, याद है, भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुना दी थी। तो उनकी सुरक्षा के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गया है भारतीयों के लिए। उन्होंने कतर के शासक आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी जब दुबई में COP28 सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए, उन्होंने कतर के आमिर से 9 सैनिकों की रिहाई के लिए अलग से मीटिंग की, भारतीयों को बचाने के लिए। दोनों पक्षों की बातचीत के बाद क्या हुआ? सजा माफ, कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया। लेकिन पूनम की सुरक्षित घर वापसी के बाद चौंकाने वाली बात यह भी है कि कल तक मोदी को कोसने वाली पार्टियां अब क्रेडिट के लिए लड़ रही हैं। जी हां, पूनम पश्चिम बंगाल के हुगली, ये बहुत दिलचस्प है साहब, पूनम पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले हैं। उनकी रिहाई के बाद ममता बनर्जी ने उनके परिवार को आज ही 4 बार फोन किया, 4 बार। बीजेपी का कहना है कि ममता ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पूनम की वापसी उनकी कोशिशों की वजह से हुई है, मतलब क्रेडिट। इसी को लेकर बीजेपी कह रही है कि पूनम की घर वापसी में टीएमसी या ममता बनर्जी की कोई, अच्छा ये पोस्ट भी अमित मालवीय ने किया कि साहब ममता बनर्जी का कोई रोल नहीं है या टीएमसी की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन वो बार बार उनके परिवार को फोन करके दबाव डाल रही हैं कि पूनम का परिवार मोदी की बजाय ममता को धन्यवाद कहे। पहले कोस रहे थे, अब क्रेडिट लेने को शुरू हो गए। इस मामले में कांग्रेस के कुछ नेताओं का रुख तो और हैरान करने वाला। पूनम की वापसी से पहले कांग्रेस के कई नेता मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन पूनम की वापसी के बाद मांग कर रहे हैं कि भारत भी पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षित सौंप दे। ये मानवता कब, मतलब आप ये पाकिस्तानी आतंकिस्तान ये हमारे घर पर हमला कर रहा है, लेकिन इनके मन से मानवता नहीं जाती है। सुनेंगे आप, सुनाइए एक बार। अच्छी बात है, अगर उनके कुछ पकड़े गए होंगे तो उनको भी छोड़ना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन बात है, ये इंसानियत की बात है, उन्होंने किया हुआ ठीक बात है। देखिए, युद्ध काल में भी जिस तरह कांस्टेबल पूनम और विंग कमांडर अभिनंदन जिस तरह सीना तानकर पाकिस्तान से लौटे, जिस तरह पाकिस्तान में उन्हें खरोंच तक नहीं आई,
उसने देश के उन सैनिकों के परिवारों को इस बात की, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से आज आप देख रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन सीना तार के वतन वापसी, सीना तान कर, कांस्टेबल पूनम विंग कमांडर अभिनंदन सीना तान कर पाकिस्तान से लौटे। जिस तरह पाकिस्तान में जो उन्हें खरोंच तक नहीं आई पूनम को, उससे देश के उन सैनिकों के परिवारों को संभवतः इस बात की पीड़ा हो रही होगी कि उनके अपनों को बचाने या छुड़ाने के लिए क्या ऐसी कोशिशें हुई। ये सैनिक भारत पाकिस्तान के बीच अलग अलग जंग 47, 48, 65, 71 के बीच लापता हुए। कुछ की पाकिस्तानी जेलों से चिट्ठियां भी आईं। याद करने का दिन है उनको, इनके लिए क्या उस तरह की कोशिशें हुई। लेकिन पाकिस्तान हर बार इनकार करता रहा कि उनकी जेलों में कोई भारतीय सैनिक नहीं है। ऐसे सैनिकों में कई सैनिकों को लापता 54 कहा जाता है। आप जानते हैं मिसिंग 54, लापता 54 माना जाता है साहब कि मिसिंग 54 के ज्यादातर सैनिक 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में लापता हुए थे। आज समय है इंदिरा जी को याद करने का, बिल्कुल है, लेकिन इंदिरा सरकार इनका कभी पता नहीं लगा पाई। आज अभिनंदन की वापसी हो रही है, पूनम की वापसी हो रही है, इनके परिवार सोच रहे होंगे क्या उस तरह की कोशिशें उस वक्त हुई। अभिनंदन से लेकर ये तमाम जो हमारे जवान हैं उनकी घर वापसी के समय फिर से आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद किया जा रहा है। कई लोग याद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जैसे सीज फायर के समय इंदिरा गांधी जी को याद किया गया था। सवाल उन भारतीय सैनिकों को लेकर जिन्हें लापता 54 कहा जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंगों के गुबार में भुला दिए गए, क्या उनकी घर वापसी के लिए उस तरह की कोशिशें तब की सरकारों ने की जैसी की जानी चाहिए थी, जिसको लेकर भारत का मानना है साहब कि उसके जो 54 लापता हैं वो पाकिस्तान की जेलों में कैद है। पाकिस्तान डिनाई करता है। सवाल यहां तक उठे कि साहब 1971 में 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी और सैनिकों को छोड़ने के बदले क्या उनकी रिहाई की शर्त नहीं रखी जा सकती थी। ये तो सवाल है ना, इंदिरा गांधी जी को लेकर आज लोग पूछ रहे हैं। उनके लापता होने को 4 से 5 दशक से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद ना तो उनकी संख्या के बारे में पक्के तौर पर कुछ पता है, ना ही अब तक ये मालूम ये लापता 54 कहां है, किस हाल में है। हमारे अपने आज तो आप देखिए ना, कहीं कोई होता तुरंत वापस, आखिर उनके साथ क्या हुआ। आप जानते हैं संसद में भी जानकारी दी गई कि इस वक्त 83 भारतीय सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में हैं। उनमें वो गुमशुदा 54 सैनिक भी शामिल हैं। कितने जिंदे कितना नहीं हमें नहीं पता। इसमें कोई शक नहीं है साहब कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बिल्कुल किए, हम ये मानते हैं। इंदिरा गांधी की जितनी तारीफ पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने को लेकर होती है, उतनी आलोचना इस बात को लेकर होती है कि अपने सैनिकों की वतन वापसी के लिए क्या किया। सेना ने जो जमीन पर युद्ध जीता, वो युद्ध इंदिरा गांधी राजनीति के मैदान में क्या हार गई। मतलब आप इस बात को तुलना करिए, मोदी सरकार में भारत के सैनिक सुरक्षित वापस आए। इंदिरा सरकार में लापता 54 कहां है, वो तो एक राज है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 81,000 सैनिक पकड़े थे, कुछ पाकिस्तानी मिलाकर 90,000 के आसपास थे, जिन्हें शिमला समझौते में रिहा कर दिया गया। इंदिरा सरकार भारतीय सैनिकों की रिहाई नहीं करा पाई ना, ये तो फैक्ट्स हैं। 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5,000 वीर मर्ग पर अधिकार कर लिया था, जो शिमला समझौते के बाद छोड़ दिया गया। पीओके वापसी का सबसे अच्छा मौका था, 71 गवा दिया गया। 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सिंध जिले में हिंदू बहुल थार पारकर जिले को भारत में मिला लिया था, जिसे शिमला समझौते के बाद लौटा दिया गया। साहब ये कहा जाता है कि थार पारकर जिले की वापसी के बाद पाकिस्तानी सेना ने वहां ऐसा नरसंहार किया जिसकी वजह से वहां की हिंदू बहुल आबादी अल्पसंख्यक हो गई। जो लोग इस नरसंहार से बचकर भारत भाग गए, उनका कहना था कि पाकिस्तानी सेना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हिंदुओं ने भारतीय सेना की जीत का जश्न मनाया था। सवाल तो है साहब, बिल्कुल सवाल है। आज वतन वापसी हो सकती है, तो उनके लिए क्या उस तरह की कोशिशें नहीं हुई। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकी अड्डों को तबाह किया। पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे बर्बाद हो गए, 150 आतंकी जानूम पहुंचा दिए गए। पाकिस्तान में आतंकी इन फैक्ट्रियों पर भारत की स्ट्राइक को दुनिया ने देखा। अब वही दुनिया भारत की फैक्ट्री की तरफ देख रही है। साहब आज की 2 बड़ी तस्वीरें हैं
ये आप देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, इसको ऐसे समझिए। केंद्रीय कैबिनेट ने एक तरफ, भारत ने आज एक बड़ा फैसला लिया, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, सबसे बड़ी भारत की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के यूपी में जेवर में लगने जा रही है। यहां एक ये ऐलान, उधर पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री को लेकर खबर है, वहां पर आतंकियों के घर बनाए जाएंगे। यहां पर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बन रही है, वहां आतंकवादियों के घर बनाए जाएंगे और आतंकवादियों को मुआवजा देने का ऐलान जो है वो किया गया है 14 करोड़ के आसपास। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। देखिए आज से ठीक 10 साल 7 महीने 17 दिन पहले 27 सितंबर 2014 को, 27 सितंबर, अच्छा आज हमने वो बयान भी निकाला है प्रधानमंत्री का, दोबारा से सुनिएगा। आज से करीब 10 साल पहले, 10 साल 7 महीने 17 दिन पहले 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक भाषण हुआ था। मोदी ने कहा था साहब कि आतंकवाद जितना खतरनाक है उससे भी ज्यादा खतरनाक है आतंकियों में भेद करना। गुड टेरर, बैड टेरर, ये और डेंजरस है। आतंकवाद को परिभाषित करने की बात प्रधानमंत्री ने की थी संयुक्त राष्ट्र के मंच से। हो सकता है आज मोदी की ये बात अब शायद दुनिया को समझ में आए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया के सामने यह है कि जिस आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत के विरोध के बाद भी पाकिस्तान को कर्ज दिया, भुखमरी और गरीबी से लड़ने के नाम पर आतंकिस्तान को लोन दिया, पाकिस्तान वो फंड कहां इस्तेमाल कर रहा है? आज की खबर जानते हैं, आतंकियों में बांट रहा है। 14 करोड़ मिलेंगे मसूद अजहर के परिवार को। ये बहुत बड़ी खबर है आज की। आईएमएफ के फंड का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? आतंकवादियों में बांट रहा है साहब। आज आईएमएफ के लिए शर्म से सर झुकाने वाली खबर यह है कि पाकिस्तान की शाहबाज सरकार हर आतंकी को 1-1 करोड़, मसूद अजहर के परिवार, तो मसूद अजहर के परिवार के कितने निपटाए हम लोगों ने? 14। तो इस हिसाब से मसूद अजहर के परिवार के 1-1 के हिसाब से 1-1 करोड़ तो हो गए 14 करोड़। ये आईएमएफ के पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहा है पाकिस्तान? मसूद अजहर को 14 करोड़ का मुआवजा और घर बनाएगा आतंकवादियों के, जो हम लोगों ने उड़ाए हैं ना, वहां घर बनाएगा। ये पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। आईएमएफ का लोन दे रहा है, आतंक को लोन, दुनिया मौन। ये मुआवजा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उसका हेडक्वार्टर तबाह हो गया, उसका खानदान खल्लास हो गया, 14 लोग मार दिए, आतंकी परिवार खत्म। अब 1-1 आतंकी का हिसाब 1-1 करोड़, 14 करोड़। भारत की मिसाइलों ने उसके 14 रिश्तेदारों को कब्र में पहुंचा दिया। मतलब आईएमएफ की मदद का इस्तेमाल आतंकियों की मदद के लिए हो रहा है। आईएमएफ फंडिंग का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए हो रहा है। इससे क्या ज्यादा और शर्मनाक होगा? इसके अलावा कल तक पाकिस्तानी चैनल पर आतंकवादियों से नाता तोड़ने का दावा करने वाले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की पोल भी एक दिन में खुल गई साहब। बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँक रहा था वहां का रक्षा मंत्री, हमने आतंकवादियों से नाता तोड़ दिया है। मोदी ने वार्न किया, वो पाकिस्तान कह रहा है नाता तोड़ दिया, नाता तोड़ दिया। इसलिए सवाल है कि पाकिस्तान को लोन देने वाली संस्थाओं और दुनिया के देशों को नहीं पता कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है। तो पाकिस्तान उसे किस बात की सहायता दे रहा है? भारत पर और आतंकी हमले करने के लिए। पाकिस्तान ने मसूद अजहर को 14 करोड़ का यह टेरर लोन ऐसे मौके पर दिया जब आईएमएफ ने एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान को 8,500 करोड़
8,500 करोड़, भारत के विरोध के बाद भी 8,500 करोड़ के लोन की पहली किश्त जारी की थी। और आज ही पाकिस्तान को 12,000 करोड़ की दूसरी किश्त दे दी गई है कि तुम और बांटो आतंकवादियों को। यानी आईएमएफ पाकिस्तान को जो पैसा गरीबी, भुखमरी, आटा खरीदने के नाम पर दे रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को पालने पोसने के लिए कर रहा है। इसलिए अब सवाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ और इस संस्था में शामिल उन देशों पर है जिन्होंने पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को लोन देने का फैसला किया। और आईएमएफ के इस फैसले का असर यह हुआ है साहब कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से मिला पैसा आतंकवादियों में बांटना शुरू कर दिया। बंदरबाट शुरू हो गई वहां पर पैसे की। अब आतंकवादी इस पैसे का इस्तेमाल अपने आतंकी हेडक्वार्टर के पुनर्निर्माण के लिए करेंगे। इससे भारत पर भी असर होगा। भारत को एक और ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा, फिर हम घुसकर मार देंगे, फिर तुम निर्माण कराओगे, फिर हम मिसाइल मार देंगे, लेकिन निर्माण फिर भावलपुर वगैरह वहां पर होगा। इस पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकी हमलों के लिए होगा। इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए होगा। इसलिए कुछ दिन पहले याद करिए वो बयान आज हम सुना रहे हैं दोबारा से आपको। ऑल इंडिया एमआईएम के अध्यक्ष असद ओवैसी ने क्या कहा था कि ये आईएमएफ नहीं है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नहीं है, ये इंटरनेशनल मिलिटेंसी फंड हो गया। सुनाइए एक बार वो बयान। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। Is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdul Rauf. I am surprised that I am being talked by the Indian media. So my parents were teachers. He's got 3 daughters, son. आतंकी की मौत पर नमाजे जनाजा। आतंकी की मौत, आंसू बहाते पाक आर्मी अफसर। आतंकी की मौत पर फातिहा पढ़ता आतंकी रऊफ। पूरी दुनिया के सामने आतंकिस्तान एक्सपोज्ड। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के सीने में बसे आतंकी अड्डों को न सिर्फ मिट्टी में मिला दिया, बल्कि आतंकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारतीय सेना, भारत सरकार, भारतीय राजनयिक और खुद पीएम मोदी ने पाकिस्तान की ये तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई। इस तस्वीर में आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के लिए नमाजे जनाजा पढ़ रहा था। आतंकी रऊफ सबसे आगे खड़ा था। उसके पीछे पाक आर्मी के आला अफसर सिर झुकाए और हाथ बांधे खड़े थे। यानी इस शोक सभा की अगुवाई एक आतंकी कर रहा था। भारत ने जब इस तस्वीर में नजर आ रहे एक एक शख्स की पहचान पूरी दुनिया को कराई तो पाकिस्तान बिलबिला उठा। पहले देख लीजिए कि आतंक के पनाहगार पाकिस्तान में जब भी कोई आतंकी मारा जाता है तो उसे किस तरह से पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर राजकीय सम्मान दिया जाता है। नमाजे जनाजा पढ़ा जाता है जिसमें आतंकी और पाक सेना के अफसर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान में आतंकियों से सेना का रिश्ता चोर चोर मौसेरे भाई वाला है। तस्वीरों में जरा देखिए,
आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ पाक आर्मी के कई अफसर नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें से 5 अफसर बड़े ओहदे वाले हैं जिनकी पहचान भारतीय सेना ने की है। आतंकियों की मौत पर नमाजे जनाजा पढ़ने वालों में पाक आर्मी के ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शाबिर, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, डॉक्टर उस्मान अनवर और मलिक शोएब अहमद बेर्थ शामिल थे। आतंकियों और पाक आर्मी अफसरों की साठ गांठ की इस तस्वीर के बारे में पीएम मोदी ने भी पूरी दुनिया को बताया। कल रात देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच देखा है। जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। पीएम ने कहा, स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का ये सबसे बड़ा सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है। जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। इस तस्वीर की चर्चा पाकिस्तान में भी हुई। पाक आर्मी जानती थी कि भारत ने जिस तरह से उन्हें बेनकाब किया है, उसके बाद सवाल पूछे जाएंगे। लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक आर्मी अफसर पूरी तैयारी से आए थे, लेकिन कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ ही जाता है। पाक आर्मी ने इस शोक सभा में नजर आ रहे आतंकी रऊफ को एक आम आदमी बताया और सबूत के तौर पर उसका नागरिकता का पहचान पत्र भी साझा किया। और यहीं पर पाकिस्तान गलती कर बैठा। ग्लोबल आतंकी को साधारण नागरिक बताने के चक्कर में पाकिस्तान ने रऊफ का ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया, जो अमेरिका के उस दस्तावेज से मैच कर गए जिसे अमेरिका ने रऊफ को ग्लोबल आतंकी करार देते हुए जारी किया था। यही नहीं, पाक आर्मी ने ब्रिटिश न्यूज चैनल स्काई न्यूज पर चले भारतीय उच्चायुक्त का इंटरव्यू दिखाते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के एक आदमी को आतंकी बता दिया। देखिए, बात ऑपरेशन सिंदूर की दोबारा से, जिसकी कामयाबी का जश्न आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारतीय सेना और शौर्य को सलाम करने के लिए ये देखिए आज की बड़ी तस्वीर है साहब, तिरंगा यात्रा निकालेगी। पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया जा रहा है, सलाम किया जा रहा है। बीजेपी ने देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर इसकी शुरुआत की, जिसका मकसद ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है। बिल्कुल ठीक बात। आज से शुरू हुई तिरंगा यात्रा 23 मई तक चलेगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने अपने राज्यों में आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा की अगुवाई की, आपको नजर आ रही है। और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर उन्होंने कहा कि भारत को कोई छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सुनाइए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। अब देखिए, एक तरफ जहां देश भर में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है साहब कि कैसे सिर्फ 3 दिनों में भारत की जाबाज सेना पाकिस्तान को घुटनों पर रेंगने को मजबूर कर देती है। सेना सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि पिटते पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा कर भारत से समझौते के लिए कहा। पिटा इतना पाकिस्तान एयरबेस में तबाही के सबूत इस बात को साबित करते हैं कि कुछ ही मिनटों में अपने 12 एयरबेस में बमबारी से बौखलाए पाकिस्तान की डीजीएमओ ने भारत की डीजीएमओ से संपर्क किया, गुहार लगाई, समझौता कर लो। लेकिन विपक्ष की कुछ पार्टियों को शायद इसके सबूत चाहिए साहब कि पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े। उन्हें शायद भारतीय सेना के शौर्य पर शक है। आम आदमी पार्टी के नेता ने तो यहां तक सवाल उठा दिया कि पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी हार क्यों नहीं स्वीकार करता और मानता नहीं है कि उसने भारत के सामने हाथ जोड़े। सुनिए। अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ?
क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आके नहीं बोलता, किसी कागज पे साइन नहीं करता, दुनिया के मीडिया के सामने आके नहीं बोलता कि हमने भारत के सामने हार मानी और हमने भारत के सामने हाथ जोड़े? पहलगाम पे हमला करने वाले आतंकवादियों को भारत को हैंडओवर किया, ऐसी भी कोई खबर नहीं आई। इसका भी कोई प्रमाण देश के सामने